नमस्कार। सॉरी, मैं जगह चेंज करके दूसरे कमरे में आ गया हूँ। वहाँ पे नेटवर्क का इशू आ गया था तो अचानक जो है लाइट बंद हो गया। इसके लिए मैं आप सबसे एक बार क्षमा चाहता हूँ और अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा लाइव चले और पूरी बात जो है आप सुन सके और कुछ प्रश्न जो है आपके मन में जो कुछ भी उठ रहे हो उसका भी मैं जवाब दूँ। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ हुई नेटवर्क की वजह से। बस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, कुछ हमारे साथी और जुड़ जाएंगे तो फिर ये हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। रवि जी इज वाचिंग, नारायण गौतम जी, विकास डागर जी, आप सबका स्वागत है। मनोज शर्मा जी, मनोज गौर शर्मा जी नमस्कार। सुरेश धमाल जी नमस्कार। दीपक पौडेल जी नमस्कार। शैलेश सिंगल, थैंक यू वेरी मच। दीपक पौडेल जी, सत्यम शर्मा जी, नमस्कार। नंबर अधिकारी जी नमस्कार नमस्कार। रवि भट्टराई जी नमस्कार। शीतल अधिकारी शर्मा जी नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से हम कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है जुड़ गए हैं और लोग जुड़ेंगे। तो आज खास करके ये युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं की मन की बात है। और आज मैं कोई बीजेपी का सांसद बन के नहीं, दार्जिलिंग का सांसद बन के आप सबके समक्ष हूँ, आप सबके सामने हूँ। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ बंगाल की युवा शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और यूथ ऑफ इंडिया और उनकी टोली, खास करके शैलेश जी और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया और आज मुझे अपने जनता के साथ लाइव जुड़ने का ये अवसर जो है प्रदान हो रहा है। तो यूथ ऑफ इंडिया और उनकी पूरी टोली को एक बार फिर नमस्कार। अपना 21 दिन का लॉकडाउन का कार्यक्रम पूरा हो गया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक प्रेम है और जो विश्वास है, पूरे देशवासियों ने उनका पूरा समर्थन किया और इस 21 दिन के लॉकडाउन को सफलतापूर्वक इसको ईमानदारी से पूरा किया। और इसी की बदौलत समय रहते हुए जो इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसके चलते आज हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान बाकी बहुत बड़े बड़े मुल्क के मुकाबले हम काफ़ी अच्छी परिस्थिति में हैं। जबकि हमारे पास अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, यूरोप के बहुत सारे देश हो, उनके मुकाबले हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी बेहतरीन नहीं है। उसके बावजूद भी हम इसे रोकने में, कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने में काफ़ी हद तक जो है सार्थक सिद्ध हुआ है ये लॉकडाउन। लेकिन अभी ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हुई नहीं है, दिन ब दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने
इसे 3 मई तक बढ़ाने का घोषणा किया है, निर्णय लिया है और पूरे देशवासियों ने इस चीज़ को एक बार फिर सबने अच्छे से इसका समर्थन भी किया है। देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है और जब युवा ठान लेता है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हमारे देश में आज भी 65% से ज़्यादा आबादी 35 वर्ष या उनकी उससे कम आयु के युवा हैं और युवाओं ने ठान करके इस कठिन परिस्थिति में भी अपना पूरा योगदान दिया। संकट काल ने भी, इस संकट भरे काल में भी युवाओं ने समाज कल्याण के लिए जम के जो है काम किया। मैं सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, सारे डॉक्टर, नर्सेस, उन सबको नमन करता हूँ। उन्होंने अपना परिवार छोड़ के पूरा भारत देश को एक बड़ा परिवार मान के उन सब ने सबकी सेवा की है। वो साक्षात भगवान के रूप में आकर के इस कठिन परिस्थिति में भी जो कोविड-19 के जो पेशेंट थे उनकी खूब सेवा की है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। और आज देखिए 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश, इतने सारे लोग, उसके बावजूद भी हमारे जो अन्नदाता है, जिनको हम किसान कहते हैं, उन्होंने जो है कहीं भी किसी भी समय हमें ऐसा नहीं लगने दिया कि हमारे देश में कहीं भी अन्न की कमी हो या राशन की कमी हो। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी प्रशासन में लगे अधिकारी, उनके साथी, हमारे दोस्त, मैं उनको भी नमन करता हूँ। साथ ही एक बात जरूर कहना चाहूँगा, दार्जिलिंग क्षेत्र या पूरा नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में जितने भी संघ संस्थाएं हैं, जितने भी क्लब हैं, जितने भी अलग अलग जो है संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उन सब ने भी मिल करके, और जितने भी दानवीर लोग हैं, उन्होंने खूब दान किया और गरीबों की खूब सेवा की। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और साथ में एक बार जरूर कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र से देश भर में लोग पढ़ाई करने, नौकरी करने, जॉब करने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे वो अटके हुए थे। तो देश भर के विभिन्न सांसदों ने, विधायकों ने उन सब की खूब सेवा की, उन सब की वहाँ पे रुकने की, खाने की, भोजन की व्यवस्था की। मैं उन सबको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसा कि मैं बता रहा था, ये एक युवाओं का कार्यक्रम है, तो कुछ अपनी मन की बात मैं अपने युवाओं के सामने जरूर रखना चाहूँगा कि इस समय हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अपना दे सकें। देखिए, सबसे पहले तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका 100% पालन हमको भी करना पड़ेगा। और जो सरकार दिशा निर्देश जो दे रही है उसका भी सही ढंग से और 100% पालन हमको करना पड़ेगा। हमारे ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम समाज में जाकर के अवेयरनेस क्रिएट करें इसके बारे में। लेकिन जब भी हम जाएंगे सिखाने या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो ये जरूरी बन जाता है कि उस अनुशासन का पालन 100% स्वयं पहले हम करते हो। नहीं तो ऐसा कई बार देखा गया, अगर हम अनुशासन का पालन खुद नहीं करते हैं, फिर हम जो कुछ भी कहेंगे वो ठीक से जो है आदमी के दिल तक वो बात नहीं उतरती। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुद अनुशासन में रहें, खुद लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग को 100% हम फॉलो करें। और इस महामारी के समय युवाओं से मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा। देखिए, पीएम केयर जो फंड है, हम सबके पॉकेट मनी से, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, जितना हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम सबको कुछ न कुछ जरूर जो है डोनेट करना चाहिए। और मैं युवाओं से एक आग्रह और भी करता हूँ, हमारे घर में बुजुर्ग होंगे या हमारे आस पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, हमें उन सब की भी खूब सहायता करनी चाहिए। और समाज के अंदर में, अपने गांव के अंदर में, अपने शहर के अंदर में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार का अभाव नहीं हो, उसके लिए भी हमको आगे निकल के उन सब के लिए काम करना चाहिए। विवेकानंद जी कहते थे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इसी तरह अलग अलग जितने भी संघ संस्थाएं हैं, उन सब के साथ जुड़ करके हमने काम करना चाहिए। ऐसा मेरा हमारे सब युवा पीढ़ियों से आग्रह है। साथ ही ऐसा देखने में आ रहा है कि ब्लड डोनेशन काफ़ी दिन से नहीं हुआ, ब्लड की शॉर्टेज है हमारे क्षेत्र में। तो मैं युवाओं से खास तौर पे ये आग्रह करता हूँ कि हम सब नज़दीक के अस्पताल में जाके जितना भी बन सके कुछ न कुछ रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा डोनेशन है। हम जितना कर सके अपने तरफ से अवश्य करना चाहिए। साथ ही मैं उनसे ये भी आग्रह करना चाहूँगा,
हमें रोज सवेरे उठ के कुछ देर योग जरूर करें, थोड़ी देर ध्यान जरूर करें। देखिए, योग से हम अपनी शारीरिक क्षमता को और बढ़ा सकते हैं, अपनी फिजिकल स्टेमिना को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हम जिस काम में लगते हैं उसके अंदर में मन ज़्यादा लग जाता है, हम लगनशील होते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा देखा, मैं स्वयं भी करता हूँ, आप जितना योग ध्यान करोगे उससे आपको अपार शक्ति मिलेगी, आपको बहुत लाभ होगा। उस लाभ को आप सबको भी जरूर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और मोटिवेशन वीडियो इन दिनों तो आप देख रहे हैं, रामायण भी चल रहा है, महाभारत भी चल रहा है, और साथ ही चाणक्य, ऐसे बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं टेलीविजन में, उसका भी लाभ उठाना चाहिए, वो भी हमको जरूर देखना चाहिए। और साथ ही युवाओं के लिए जरूरी है, आज देखिए देश भर में बहुत सारे अफवाहें फैल रही है, तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण लोगों को तकलीफें होती हैं, दिक्कत होती है, हम कई सारी घटनाएं देख चुके हैं। तो खास करके युवाओं को ये देखना चाहिए, जो कुछ भी मैसेज आपके पास आता है उसको पहले हमको वेरीफाई करना चाहिए। बगैर वेरीफाई किए कोई भी चीज हम फॉरवर्ड कर देते हैं, उससे समाज के अंदर में तकलीफ आ सकती है, उससे हमको बचना चाहिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हमें अवश्य करना चाहिए। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप सब ने ये अवश्य सुना होगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। मोदी जी ने बार बार इसके लिए आग्रह किया है, हम सबको अपने मोबाइल के अंदर में, स्मार्टफोन के अंदर में ये अवश्य लोड करना चाहिए। उससे इस जो महामारी है उससे लड़ने के लिए हमको शक्ति मिलेगी, एक तरह का हमको एनर्जी मिलेगी, उसके कारण बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, हम खुद ही अपने आप में डॉक्टर उसके माध्यम से बन सकते हैं। तो इसका लाभ जरूर उठाएं। एक मोदी जी ने ये भी आग्रह किया है कि हम हैंडमेड घरों के अंदर में मास्क बनाएं और उसका उपयोग करें। अभी जैसे जैसे लॉकडाउन के अंदर में ग्रेजुअली जो है ढील मिलेगी, तो आप देखेंगे समाज के अंदर में, गांव के अंदर में ये मास्क पहनने की जो है हमारी जो है ये बढ़ जाएगी, आवश्यकता इसकी बढ़ जाएगी। तो अच्छा है अगर आज ही हम घरों में महिलाओं के साथ मिल करके, खुद भी लग करके, अपने आप में एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। जितना हम मास्क बना सकें, खुद भी पहने और आस पड़ोस में जो भी हमारे दोस्त यार हैं हम उनको भी दें। तो इस सब कारण से हम जो है काफ़ी बड़ा योगदान देश समाज के लिए कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपनी देश की भी सुरक्षा कर सकते हैं। सो अंत में मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सबका कल्याण हो और कोई दुखी ना हो, मैं यही जो है आग्रह आप सबसे करना चाहूँगा। और बहुत सारे जो है प्रश्न भी आ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा काफ़ी प्रश्न जो है आपके लूँ। एक बहन नेहा जी ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा है, आप बंगाल से एक असाधारण सांसद रहे हैं और आपके पास सभी स्तरों पर हमारे लिए विषय और मुद्दे हैं। सर, आपकी प्रेरणा क्या है और आप अपने आसपास की आलोचनाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? नेहा जी नमस्कार, और आपका इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बिल्कुल भी जो है आप ये मत समझो, मैं असाधारण बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल मामूली साधारण परिवार में पैदा हुआ एक व्यक्ति हूँ। लेकिन मैंने बचपन से अपने माता पिता जी को कठोर मेहनत करते हुए देखा, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और छोटी उम्र में ही मुझे विवेकानंद जैसे किताबों का जो है पढ़ने का मौका मिला, उससे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। और आज जब मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ, रात दिन एक करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे लोगों के लिए जितना तत्पर और तन्मयता से वो काम करते हैं, उससे भी हम सबको बहुत प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मुझे छोटी उम्र से ही मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे ट्रेनिंग मिली, बहुत सारे पुस्तकें मैंने पढ़ी। तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कम समय में और ज़्यादा इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे करें, वह मैं उस पर जो है ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और कोशिश करता हूँ जो कुछ भी काम करो, मेरी कोशिश ये रहती है उसके अंदर में कम से कम कमियाँ हो, यानी वो जीरो डिफेक्ट की तरफ हो, उसकी मैं काफ़ी मैं वो चिंता करता हूँ।
और मुझे बहुत सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने दार्जिलिंग के लोग हैं, तराई हैं, डूअर्स हैं, उन सभी लोगों से भी बहुत सीखता हूँ। और मेरा एक ये मानना है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट जो है आपको अवश्य मिलता है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था, इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से बहुत सारे सवाल जो है अभी आ रहे हैं। और एक गुरप्रीत सालूजा जी पूछते हैं, आप दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल क्षेत्र में इस महामारी के किसी भी प्रकोप से लड़ने के लिए मतलब कितना तैयार है? देखिए गुरप्रीत जी, नमस्कार। एक अच्छी बात आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा कि आज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के अंदर में कोविड-19 टेस्टिंग लैब चालू हो गया। हम सब के लिए ये बड़ा अचीवमेंट है और ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। लेकिन मैं देखिए ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा, जितनी तैयारी इस महामारी से लड़ने के लिए होनी चाहिए थी, उतनी फुल प्रूफ तैयारी हमारी क्षेत्र में नहीं हुई। इस चीज़ को मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आज भी आंकड़े स्पष्ट नहीं है कि हमारे यहाँ पे कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो आज आइसोलेशन में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन में हैं या क्वारंटाइन सेंटर में। इसका अभाव हम सबको जरूर दिखता है और इसके कारण लोगों के अंदर में एक थोड़ा भय का वातावरण भी है। लेकिन देखिए, अब जैसी भी स्थिति हो, इसको हम आज बदल नहीं सकते। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ की प्रशासन काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और काफ़ी सुझाव हमने भी दिए थे। तो जैसे उन्होंने काफ़ी प्राइवेट अस्पतालों को इस कोरोना वायरस इलाज के लिए जोड़ा है, मुझे लगता है ये बहुत मतलब वेलकम स्टेप है। उसके कारण जो है हमारे को इस बीमारी से लड़ने में काफ़ी हद तक जो है मदद मिलेगी। देखिए, हमारा पूरा क्षेत्र ही पिछले कई सालों से ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। नॉर्थ बंगाल और उसके में से भी सिलीगुड़ी हम सबका हब है, लेकिन सिलीगुड़ी के अंदर में भी जो सरकारी अस्पताल है, उसमें जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा मौजूद नहीं। इस बात का मुझे जरूर दुख है। लेकिन आज भारत सरकार जो है इस सब चीज़ को बदलने के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, वो सब मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट होंगे। उससे हमारा देश भर का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इस तरह की कभी भी आपदा आती है तो लड़ने के लिए जो है हम सब सामर्थ होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक तीसरा सवाल लेता हूँ। सोहम सरकार जी वो पूछ रहे हैं, आप हमेशा दार्जिलिंग के बारे में मुखर रहते हैं, तो हमने आपको हमारे साथ दार्जिलिंग में नहीं देखा। इस समय आप लोगों के साथ कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे संपर्क कर रहे हैं? सोहम सरकार जी, आपका नमस्कार। देखिए, एक सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में रहना मेरी ड्यूटी है। और जैसे पार्लियामेंट ख़त्म हुआ उसके अगले दिन जो है लॉकडाउन हुआ, उसकी घोषणा हुई, तो मैं अपने क्षेत्र में नहीं आ सका। आज मैं दिल्ली में हूँ। भले ही मैं दिल्ली में हूँ, मेरा दिल और मेरा दिमाग सब कुछ जो है मेरे क्षेत्र में ही है। मैं दिल्ली में रह के भी मेरी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले या उससे ज़्यादा मैं आज भी काम कर रहा हूँ, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया या प्रेस के माध्यम से। मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी कमियां मुझे दिख रही है उसको हम दुरुस्त करें। चाहे वो राशन का मुद्दा हो, चाहे वो चाय बगान का मुद्दा हो, चाहे बाजारों के अंदर में हजारों की भीड़ उमड़ के आ रही है। मैं चाहता हूं मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाऊं, प्रशासन तक पहुंचाऊं और उस चीज़ को हम सब मिल करके जल्द से जल्द दुरुस्त करें। क्योंकि अगर आज हम समय रहते हुए नहीं संभलेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। और वैसे भी हमारा क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आते हैं और लाखों की संख्या में भाई बहन जो है हमारे क्षेत्र से बाहर रह के या तो पढ़ाई करते हैं या रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं। तो जब वो सब अपने क्षेत्र में वापस आते हैं
तो हमारे क्षेत्र में वैसे ही काफ़ी जो है एक सेंसिटिव बन जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि दिल्ली रह के भी जो है जितना मैं अपने आप से बन सके वो करूं, और साथ ही हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे अलायंस पार्टी है उन सब कार्यकर्ताओं के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूं, उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहता हूं। जितने भी संघ संस्थाएं हैं उनके साथ मिल करके हम जितने भी सेवा के काम हो सकते हैं मतलब करूं, ऐसा मेरा हमेशा से जो है वो रहता है, चेष्टा रहती है। और आपको जान के खुशी होगी, आज तक करीब 50,000 गरीब परिवार तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। उसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे संघ संस्थाएं और बहुत सारे क्लब ने भी मदद की, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, अलायंस पार्टी के सभी मित्रों ने भी उसके अंदर में बहुत योगदान दिया। और अभी तक करीब 30,000 मास्क अपने क्षेत्र में भेज चुके हैं और करीब 50,000 जो है अभी रास्ते में कुछ दिन में वो भी पहुंच जाएगा। तो ये सब कर रहे हैं। देखिए ये एक कठिन समय है और हम सबको इसके लिए मिलके काम करना पड़ेगा। और जैसा मैं पहले बता रहा था, ग्रेजुअली ये समय भी जो है निकल जाएगा और जो है आने वाले समय में जो है हम जो है ये बीमारी से हम निकल जाएंगे। और जिस तरह का प्रकोप मुझे लगता है दुनिया के बहुत सारे देशों में है, वैसी स्थिति हमारी भारत की नहीं होगी। एक सारिका जी भी पूछ रही हैं कि ये जो आप मेरो दार्जिलिंग चलाते हैं ये क्या है। देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमारा दार्जिलिंग क्यों नहीं है, मेरो दार्जिलिंग यानी मेरा दार्जिलिंग ऐसा क्यों। देखिए ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप है और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। और यूं तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा दार्जिलिंग, लेकिन जब मैं मेरो दार्जिलिंग कहता हूँ या मेरा दार्जिलिंग कहता हूँ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनरशिप की भाव आती है अपने अंदर। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और अच्छी आदत है पत्र लिखना चाहिए। आप जो ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा शक्ति आपके पत्र में रहता है जो आप हाथ से लिखते हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और पत्र में कई बार हम ये लिखते हैं डियर ऑल, उसका एक महत्व होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ डियर ऑल न लिख करके डियर शैलेश, डियर सारिका, डियर XYZ लिखते हैं तो उस पत्र का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उसके दिल तक वो पत्र जो है छूता है। तो यही कारण है। और वैसे भी देखिए दार्जिलिंग तराई डूअर्स हम सब का है और हमारे अंदर ये एक भाव होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लिए स्वयं हमको करना है। कोई बाहर से आके हमारे क्षेत्र के लिए नहीं सोचेगा, ना ही करेगा। हम सबको सोचना है, हम सबको इसके लिए करना है। और देखिए मैं तो बहुत सारे देश घुमा हूँ, करीब 50 देशों से ज़्यादा दुनिया भर में घुमा हूँ और इतना सुंदर क्षेत्र मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे जो दार्जिलिंग है, तराई है, डूअर्स, वो अपने आप में एक यूरोप है, या आप उसको ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए या आप उसको स्विट्जरलैंड मान लीजिए। बस थोड़ी थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं। अगर हम ग्रेजुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, मुझे लगता है इससे सुंदर क्षेत्र दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता। और हम सबको गर्व होना चाहिए कि इतने पवित्र भारत में और ऐसे पवित्र स्थान पे हम सबका जन्म हुआ है। और जवाब अभी भी सवाल जो है बहुत आ रहे हैं। अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेंट्स देख करके। बस मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपके मन में हमारे क्षेत्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी सुझाव हो आप ज़रूर मेरे तक पहुँचाएं और मैं कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ जो है उसके अंदर में इम्प्लीमेंट हो, उसको हम इम्प्लीमेंट करें और हमारे क्षेत्र को जो है हम एक अच्छा, सुंदर और सशक्त जो है क्षेत्र बनाएं। और मुझे लगता है युवा पीढ़ी में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, हम उसको ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सवाल जो है टी गार्डन से रिलेटेड भी आ रहे हैं। देखिए हमारा पूरा जो क्षेत्र है चाय बागान से जुड़ा हुआ है और हमारे ज़्यादातर लोग जो है चाय बागान के माध्यम से अपना पालन पोषण करते हैं। और मेरे कुछ प्रमुख 2-3 मुद्दे में एक प्रमुखता से चाय बागान भी डे 1 से रहा है। करीब करीब मुझे 9 से 10 महीना हुआ अभी तक संसद भवन में शपथ लेकर काम करते हुए।
और बार बार मैंने चाय बगान के बारे में उल्लेख जरूर किया है। अब ये कोरोना वायरस के कारण जो है इस समय ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि चाय बगान को लेकर के, प्लांटेशन को लेकर के एक बिल जो है संसद में पारित होगा। वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्लेस हो चुका है। उस बिल पास होने के बाद हमारे श्रमिकों को जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो पूरा मिनिमम वेज मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। और मिनिमम वेज के अलावा जो कुछ भी उनसे सेफ्टी रिलेटेड इशू है उसका भी ध्यान रखा जाएगा और उनकी हेल्थ की भी चिंता की जाएगी। और बहुत सारे चाय जगह जगह पे ESI अस्पताल की सुविधा भी होगी। तो मुझे लगता है इससे काफ़ी हद तक जो हमारी चाय बगान की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात अब ये भी हो रही है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है चाय बगान को लेकर के एक विषय चल रहा था कि चाय बगान खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए। और एक बार केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया था कि 50% तक वर्कर लेकर के आप चाय बगान खोल सकते हो। उसके अंदर में कुछ कंडीशन ये रखी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए और उसके साथ सैनिटाइजेशन का और मास्क की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। बट उसके बाद फिर जो है राज्य सरकार ने भी एक आदेश दिया कि 50% नहीं लेकिन 25% श्रमिक जो है अपने चाय बगान में काम कर सकते हैं। अभी पिछले 2 दिन से काम भी चालू हो गया है। तो मैं सारे ओनर्स जो प्लांटर्स हैं उन सब से मेरी यही आग्रह है कि देखिए, आपने जो आदेश सरकार ने दिया था उसका आपने पालन किया, चाय बगान आपने चालू किया। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो श्रमिक चाय बगान में काम करते हैं उनको आप पूरा सुरक्षा दें, उनका प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखें, उस चीज़ को आप ईमानदारी से फॉलो करें, उनकी सैनिटाइजेशन की आप चिंता करें, उनको मास्क उपलब्ध आप जरूर कराएं। और साथ ही देखिए, सरकार ने एक जो है निर्देश ये भी दिया था कि जो भी चाय बगान या किसी भी तरह के इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका जो है कोई भी वेजेस में कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये जान करके दुख होता है कि आज तक जो है लॉकडाउन के बाद जो चाय बगान श्रमिकों का वेजेस है उनको नहीं मिला। तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि आप उन सबको वेजेस, पूरा वेजेस जो है अवश्य दें। और आपके मन में ऐसा विषय आता होगा कि देखिए, आज चाय बगान की स्थिति ठीक नहीं है। मैं भी समझता हूँ काफ़ी हद तक आपकी बात सही है, क्योंकि जो पहले का समय था और अभी के समय में जो है काफ़ी बदलाव है। बहुत सारे प्लांटर तो मुझे ये भी कहते हैं आज हम नुकसान में काम कर रहे हैं, कुछ मुझे ये कहते हैं हम ब्रेक इवन में हैं, या कुछ ये कहते हैं हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। देखिए, मैंने आपके लिए भी मैं डे 1 से सरकार के साथ मंत्रालय में इसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है आने वाले जल्दी ही आने वाले समय में कुछ अच्छी खुशखबरी आप सबके लिए भी आएगी। तो मैं आपसे जरूर विनती करता हूँ, सरकार टी बोर्ड के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो कुछ भी बन सकेगा हम अवश्य करेंगे। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में हम सब ने चाहिए कि हम आगे बढ़ करके हमारे श्रमिक जितने भी भाई बहन हैं उन सबको जो है उनका वेजेस हम पूरा दें। इसी तरह जो है राशन से रिलेटेड जो है काफ़ी राजनीति सवाल भी आ रहे हैं। आज तो राजनीति नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, आज मैं भाजपा का सांसद नहीं हूँ, मैं दार्जिलिंग का सांसद हूँ। एक राशन को लेकर के भी काफ़ी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। देखिए, राशन, एक तो राज्य सरकार ने 6 महीने तक फ्री में राशन देने की घोषणा की है और ऐसा देखने में आया कुछ जगह राशन बटा भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग संतुष्ट नहीं है। ज़्यादातर जगह में शिकायत ये आ रही है कि आधा राशन मिला है या कम राशन मिला है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी राशन राज्य सरकार ने अलॉट किया है वो सबको मिलना चाहिए। और आप सब युवाओं के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे लिए ये एक अच्छा समय होगा कि हम बहुत सारे MR शॉप में जाएं, विजिट करें और वहाँ पे हम ये इंश्योर करें कि हमारे गरीब परिवार के लोगों को राशन, उचित राशन जितना मिलना चाहिए था मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है हम उनकी चिंता कर सकते हैं। बहुत बड़ा जो है एक हमारे लिए धर्म का काम होगा। इसी तरह मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी लगा रखा है, आप जितने भी राशन स्टोर है आप सब में जाइए और जाकर के जो राशन स्टोर है वहाँ पे आप बात करिए
कि जितना राशन एलोटेड था उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप उसकी चिंता करें। अगर कहीं ऐसा हो रहा है उनको राशन नहीं मिल रहा, आप उसकी शिकायत आप मेरे तक जरूर लाएं। उनके ऊपर में जो कार्रवाई करनी होगी उचित कार्रवाई जो है समय अनुसार हम जरूर करेंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी 5 किलो चावल या 5 किलो आटा और उसके साथ 1 किलो दाल, इसकी घोषणा की है कि 3 महीने तक ये फ्री में मिलेगा। और अभी तक पश्चिम बंगाल में करीब 50,000 टन जो है राशन जो है राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी है केंद्र सरकार से। उसका वितरण अभी चालू हुआ नहीं है। उसके अंदर लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है राज्य सरकार इसे जल्दी जो है राशन बांटने का काम ये भी करेगी। तो मुझे लगता है केंद्र का भी राशन आएगा तो राशन की शायद मुझे लगता है किसी तरह की कमी हमारी क्षेत्र में नहीं रहेगी। इसी तरह बहुत सारे सवाल जो है अभी भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने जो है उत्साह से जो है आप जुड़े हैं और इतने सारे सवाल आप पूछ रहे हैं। और पहली बार ऐसा लाइव कार्यक्रम अपनी जनता से मैं सीधा कर रहा हूं और बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, जो कुछ भी सवाल आपने पूछे हैं या जो कुछ भी आपने इच्छा जो है जानने के लिए प्रकट की है, मैं कोशिश करूंगा उसको टेक्स्ट करके आप तक पहुंचाऊं और जितनी भी आपके मन में जिज्ञासा है उसको मैं दूर करूं। एक बार फिर हमारे सभी युवा टोली को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपको प्रणाम। और इतनी उत्साह के साथ जो इस कार्यक्रम में आए, इसी तरह शैलेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और हम इसी तरह मिलते रहेंगे। आपके मन में जो कुछ भी सवाल हो आप रखिए और जब मैं लाइव नहीं रहूं तब भी आप मुझे अपने फेसबुक में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको दुरुस्त करूं और उसमें जितना काम हो सके मैं आपके लिए करूं। देखिए, मैं आप सबका सेवक हूं और आपके लिए जो कुछ भी बन पाएगा मैं अवश्य करूंगा। मेरे लिए मैं हमेशा ये कहा करता हूं, देखिए मैं राजनीति में नया हूं और मेरे को राजनीति से ज़्यादा रुचि है लोगों की सेवा करने के लिए, और जो कुछ भी अपने लोगों के लिए बन सकेगा मैं अवश्य करूंगा। आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आपका एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।